Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 11 Physics Chapter 2, Unit and Measurement. Students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 टाइप ऑफ द क्वांटिटीज जो डायमेंशन में हम लोग यूज करते हैं कि फ्रॉम द स्टडी ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेरियस क्वांटिटीज यू कैन इजिली डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स. तो हम लोग 4 टाइप डायमेंशनल टर्म्स को डिफाइन करते हैं. पहला हमारा होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट. तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? तो दीज आर दोज क्वांटिटी हुज वैल्यू आर द कांस्टेंट एंड दे प्रोसेस द डायमेंशन. फॉर द एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्टेजमैन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट. तो जैसे मान लो कि अब कैपिटल जी हम लोग क्या मानते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इसका डायमेंशन लिखा जाता है, इसका डायमेंशन होता है प्लैंक कांस्टेंट के है, गैस कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, बोल्टेजमैन कांस्टेंट है. तो कुछ ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनका डायमेंशन होता है. तो जिनका डायमेंशन तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 तक हम डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टी पे -2 फोर्स का हो गया आर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. तो इसका अगर हम डायमेंशन लिखें तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम पे -1 एल इंटू एल स्क्वायर एल पे पावर 3 हो जाएगा और टी पे -2 हो जाएगा. तो दे आर द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो कुछ हमारे ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनके डायमेंशन हम एडॉप्ट करते हैं, तो दे आर द नोन एज द डायमेंशनल कांस्टेंट. दूसरा इसमें टर्म आता है मेरा डायमेंशनल वेरिएबल. सेकेंड डायमेंशनल वेरिएबल. तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं? दीज आर क्वांटिटीज हुज वैल्यू आर वेरिएबल एंड दे प्रोसेस डायमेंशन. फॉर एग्जांपल जैसे एरिया है, वॉल्यूम है. तो ये क्या है? ये वेरिएबल वैल्यू है. तो एरिया क्या हो गया? एल इंटू एल इक्वल टू एल स्क्वायर, ये हमारा डायमेंशन हो गया. वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को कह सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं, यानी एल पे पावर 3 हो गया. तो ये हमारे वेरिएबल डायमेंशन हो गए. तो वेरिएबल डायमेंशन के भी हम डायमेंशन लिखते हैं. तीसरा होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट. डायमेंशन लेस कांस्टेंट. तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होते हैं? डायमेंशन लेस कांस्टेंट जैसे पाई है हमारा, हैव द नो डायमेंशन. तो पाई का कोई डायमेंशन नहीं है. तो अब यहाँ पर गया कि फॉर एग्जांपल पाई है, काउंटिंग नंबर है 1 2 3, कोई भी परफेक्ट नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. तो दैट मीन्स ए वैल्यू ए वेरिएबल विच डायमेंशन इज नॉट पॉसिबल इज द नोन एज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट. अब उसके बाद आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल. तो डायमेंशन लेस वेरिएबल में चौथा, तीसरा हो गया डायमेंशन लेस वेरिएबल में आता है हमारा डायमेंशन लेस वेरिएबल. तो डायमेंशन लेस वेरिएबल में हमारा क्या आता है? जैसे एंगल है, सॉलिड एंगल है, स्ट्रेन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, रिलेटिव डेंसिटी है. तो दीज आर टर्म्स दे आर द वेरिएबल बट हैव द नो डायमेंशन. लेकिन उसमें कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं. तो दे आर द नोन एज द 4 टाइप ऑफ द क्वांटिटीज जिसमें हम डायमेंशन लिखते हैं, नहीं लिखते हैं. तो ऑन दिस बिहाफ दे आर द नोन एज द डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल. अब इसके बाद आता है हमारा कन्वर्जिंग. यूज ऑफ डायमेंशन में दूसरा है यूज ऑफ डायमेंशन में. अब इसमें क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन. तो न्यूटन क्या है?
तो अब इसमें लिखने के लिए हम लिखते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब N1 इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वांटिटी और N2 ऑफ द आफ्टर कन्वर्जन न्यूमेरिकल क्वांटिटी। U1 मतलब हो गया कि फर्स्ट रिगार्डिंग यूनिट दे आर द गिवन इन MKS और CGS, and U2 they are the second converting unit, they are the change from MKS to CGS or CGS to MKS। तो अब यहाँ पर अगर हम चेंज करें तो चूंकि न्यूटन क्या है, न्यूटन इज MKS यूनिट है, तो इसका मतलब यहाँ पर U1 की वैल्यू हम पहले डायमेंशन लिखते हैं, तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ML T पे -1, ML T पे -2। अब U2 हमें फाइंड करना है, U2 हमें कहानी इसको अब MKS से क्या लाना है, CGS में लाना है। तो अब यहाँ पे जो टर्म है U की वैल्यू हो गया, तो N1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हो गया N1 इन ब्रैकेट M1 L1 T1 पे -2, यानी N1 E1 के यहाँ पर जो डायमेंशन का जो टर्म है उसके साथ हमने 1 रिप्रेजेंट कर दिया, N2 और यहाँ पे भी हो जाएगा M2 L2 एंड T2 पे -2। तो अब हमको यहाँ पे N2 फाइंड करना है कि हाउ मैनी आर्क्स, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, N2 निकालने के लिए हम N1 इन ब्रैकेट, अब यहाँ पे हम N2 को निकालना है तो हम इस टर्म को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, मास को हम मास से डिवाइड करेंगे, लेंथ को हम लेंथ से डिवाइड करेंगे, पावर 1 है नहीं लिखना है, टाइम को हम टाइम से डिवाइड करेंगे, इस पे पावर -2 दिया हुआ है। तो N1 चूँकि दिया है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब चूँकि MKS में मास किलोग्राम होता है और हमको किस में आना है, ग्राम में आना है, तो इसको लिखेंगे हम 1000/1। लेंथ मीटर होता है, उसको सेंटीमीटर में लाएंगे तो क्या लिखेंगे 1, और टाइम का चूँकि दोनों में 1 का यूनिट होता है, तो हो गया 1 × 1000 को हम सकते हैं 10⁻³ और 100 को लिख सकते हैं 10⁻², एंड दैट मीन्स ये हो गया 10⁻7 अर्ग। तो 1 न्यूटन में हमारा कितना हो गया, 10⁻7 अर्ग हो गया। तो इसी तरह से हम दूसरा एक कन्वर्जन करते हैं, 1 जूल कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो 1 जूल को हाउ मैनी अर्ग, तो अब चूंकि यहाँ पे जूल का यानी वर्क का SI यूनिट जूल होता है और जूल MKS है, तो पहले हम जूल का क्या लिखें, डायमेंशन लिखें, तो जाएगा ML2 T पे -2, ये डायमेंशन हो गया। अब प्रोसेस में आते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो N1 तो न्यूमेरिकल, हमको अब N2 फाइंड करना है, तो इसको सकते हैं N1 इन ब्रैकेट U1/U2। अब U1/U2 मतलब क्या हो गया, यूनिट ऑफ द फर्स्ट फेज एंड यूनिट ऑफ द सेकेंड फेज। तो N1 की वैल्यू 1 जूल दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखते हैं M1 L1 स्क्वायर T1 पे -2, यह U1 का फेज हो गया। अब U2 को फेज में लाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं M2 L2 स्क्वायर और T2 पे -2, यह U2 का फेज हो गया। तो हो गया 1 × अब मास से मास को डिवाइड करें तो हो गया 1000/1, लेंथ से लेंथ को कन्वर्ट करें तो हो गया 100/1 का स्क्वायर, और ये हो गया 1/1 का -2। तो हो गया 10 पे पावर 3 और 100 10⁻2 होगा, जो उसका स्क्वायर करें कितना होगा, 10 पे पावर 4 हो जाएगा, एंड दैट मीन्स हो गया 10⁻7 अर्ग। तो 1 जूल में कितना हो गया, 10⁻7 अर्ग हो गया, और 1 न्यूटन का आ गया था कितना, 10�5 डाइंस आ गया था। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन वी आर चेंज द 1 यूनिट टू अनदर एज लाइक MKS टू CGS और CGS टू MKS। तो इस तरह से ये हमारा यूनिट
कन्वर्जन होता है तो यूनिट कन्वर्जन में बहुत लंबा प्रोसेस नहीं जाता है। पहले हम उस यूनिट का डायमेंशन लिखेंगे। अब E1 का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब हो गया कि उस डायमेंशन को हम 1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे और U2 का मतलब हो गया कि उस डायमेंशन को हम 2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। फिर हम मास अपॉन मास, लेंथ अपॉन लेंथ, टाइम अपॉन टाइम या अदर जो सिंबल्स हैं तो उसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे अगर हमको MKS से CGS में जाना है तो हम टर्म को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाएंगे। जैसे मास टू किलोग्राम है, ग्राम आना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 होगा। मीटर टू सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। क्योंकि दोनों फेज में सेकंड का यूनिट सेम होता है इसलिए हम टाइम में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इट इज़ द सेकेंड मॉड ऑफ द डायमेंशन। तो आज हम लोग देखें कि डायमेंशन क्वांटिटी 4 तरह के हमने बताया। दूसरा हमने बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट द वन यूनिट टू अनदर यूनिट्स। अब इसके बाद है कि डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। अब इसका हम तीसरे मॉड पे आते हैं, इस्टेब्लिश रिलेशन। इस्टेब्लिश रिलेशन, हम रिलेशन को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं अब उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दिया है कि यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन वी कैन डिराइव द फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड वी नो दैट द फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। तो अब यह मान लिया जाए कि मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, दैट द टर्म्स आर द गिवन्स। तो हाउ टू डिफाइन द रिलेशन, तो उसमें रिलेशन हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सैंपल पेंडुलम। यानी हमें टी के लिए फॉर्मूला निकालना है सिंपल पेंडुलम का, विच मे बी डिपेंड ऑन द मास, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास m पे डिपेंड कर रहा है, और फिर लेंथ ऑफ पेंडुलम l पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ l, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी स्मॉल जी। तो कह रहा है कि अब यह है कि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन द 3 फैक्टर्स मास, लेंथ एंड ग्रेविटी। तो हाउ टू नो दैट व्हाट इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो अब हमको बताना है कि उस सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूले पर हम आते हैं। तो इसका फार्मूला हम निकालने के लिए अब इसमें करते क्या हैं कि इसमें जो टर्म्स आर द गिवन ऑन विच द वैल्यू आर द डिपेंड, दीज ऑल टर्म भी मल्टीप्लाई। इसमें जो हमारा टर्म्स दिया हुआ है इस टर्म का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद सपोजिंग पावर। तो अब मान लो हमको टी के लिए फार्मूला निकालना है तो हम लिखेंगे टी इज प्रोपोर्शनल, क्योंकि फिजिक्स में कोई फार्मूला डायरेक्टली इक्वल नहीं आता है। तो पहले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे क्या, द गिवन टर्म्स, जो टर्म जिसमें हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एम पे पावर ए कर दिया इंटू एल पे पावर बी कर दिया और जी पे पावर सी कर दिया। तो अब जिसका हमें फार्मूला निकालना है उसको हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल द अदर टर्म्स ऑन विच द रिजल्ट भी डिपेंड, दे आर द मल्टीप्लाई विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। उसके अलग अलग एक्सपोनेंट सपोज करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, राइट द डायमेंशन बोथ साइड, राइट द डायमेंशन बोथ साइड। अब दोनों साइड का हम डायमेंशन लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर केवल टाइम दिया हुआ है तो जो अननोन है मास पे 0 लेंगे, एल पे 0 लेंगे और टी, ये डायमेंशन होगा किसका, टाइम पीरियड का। यानी जो अननोन है उस पर हम पावर 0 सपोज करेंगे, क्योंकि एनी भी टर्म्स हैव द पावर 0 देयर वैल्यू इज द 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m ही रहेगा, लेंथ l ही रहेगा, और ग्रेविटी क्योंकि एक्सेलरेशन है तो हो जाएगा एल टी पे -2, और इसका पावर हमने क्या सपोज किया, c सपोज किया है। तो अब हम जब इस पर डिपेंड कर रहे हैं तो अब यहाँ पे अब रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, तो हो गया m 0 एल 0 टी पे पावर 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ m आया है उसका हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो इसमें m कहीं ना आया है तो m तो अकेले आ जाएगा, यहाँ पर m पे पावर a हो गया। अब देखो एल यहाँ भी और एल यहाँ भी है, तो यहाँ पे एल पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर b है, तो 1 इंटू बी करेंगे तो एल पे पावर क्या हो जाएगा,
B और यहाँ पर क्या है C है, तो B प्लस C हो जाएगा, और यहाँ पर T आ रहा है तो T पे हो जाएगा -2C, क्योंकि -2 इंटू C करेंगे तो -2C हो जाएगा। क्या हो गया ये? -2C हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे l है, यहाँ पे l है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, यानी अब यहाँ पे करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ द पावर, कंपेयरिंग बोथ साइड पावर, हम दोनों साइड के पावर को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू हो गया 0, a इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे m का पावर क्या है? 0 है। अब यहाँ पाते हैं l, और यहाँ पे l का पावर क्या दिया है? b प्लस c दिया हुआ है, तो b प्लस c इक्वल टू 1 हो गया। सॉरी, यहाँ पर भी l का पावर क्या है? 0 है। अब तीसरा टर्म हमारा क्या गया? -2c, -2c इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू हो गया -12। तो जब c की वैल्यू आ गया, तो अब यही c की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो हो जाएगा b -12 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया b इक्वल टू 1/2। यानी इस तरह से a की वैल्यू 0 हो गया, तो अब हमारा जो पावर आया उस पावर को हम सपोज करेंगे। तो हमने क्या लिखा था? T इज प्रोपोर्शनल टू m पे पावर a इंटू l पे पावर b इंटू g पे पावर c, तो हो गया T इज प्रोपोर्शनल टू m पे पावर a, तो m पे पावर 0 इंटू l पे पावर हाफ एंड g पे पावर -12। तो इसको बोल सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू l पे पावर हाफ अपान g पे पावर हाफ, या इसको बोल सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू √L/G, क्योंकि पावर हाफ का मीनिंग क्या होता है? अंडर रूट होता है। तो अब यहाँ पे चूंकि अगर हमें कांस्टेंट नहीं पता है कि इसमें हमें क्या कांस्टेंट यूज करना था, हम k लिख करके यहाँ पे प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा T इक्वल टू k√L/G r। T इक्वल टू इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 2π√L/G। तो ए हमारा क्या हो गया? इट इज द ए रिलेशन बिटवीन मास, लेंथ एंड ग्रेविटी, और उसके हेल्प से हमने इसका फार्मूला निकाल दिया कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया T इक्वल टू 2π√L/G। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी आर इस्टेब्लिश द रिलेशन, यानी ये कह लें कि अगर हमें डायमेंशन समझ में आ रहा है तो हम किसी भी टर्म्स के रिजल्ट को फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो जो टर्म्स दिया हुआ है उससे हमारा क्या रिजल्ट बनेगा। अब इसके बाद आते हैं, अब इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू, जैसे यहाँ पे दिया है इन वान डर वाल इक्वेशन P प्लस a/v स्क्वायर, इन वान डर वाल इक्वेशन, वान डर वाल इक्वेशन है यह, वान डर वाल इक्वेशन क्या दिया हुआ है? P प्लस a/v स्क्वायर इन ब्रैकेट v माइनस b इक्वल टू RT। अब इसमें हमको ये बताना है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b, जबकि इसमें a और b टू डिफरेंट अननोन वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो इसमें हमको a और b का डायमेंशन बताना है, जहाँ पे सिंबल दिया है कि p किसका सिंबल है? प्रेशर का सिंबल है, v किसका है? वॉल्यूम का है, t क्या है? टेम्परेचर है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे होमोजेनिटी या प्रिंसिपल की मैं बात करूँगा। P प्लस a/v स्क्वायर लिखा गया, इसका मतलब हो गया कि डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, आज आप लिखेंगे बाई होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a/v स्क्वायर। तो P यहाँ पे क्या है? प्रेशर है। तो प्रेशर है तो प्रेशर का फॉर्मूला कहता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया हमारा? m/L T पे -2 अपॉन L स्क्वायर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू a/L
क्योंकि भी वॉल्यूम का सिंबल है और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल पे पावर 3 होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, एम यह एल ऊपर जाएगा तो जाएगा एल पे -1 टी पे -2 इक्वल टू ए अपान एल पे पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डायमेंशन ऑफ ए कितना जाएगा, तो जब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू एम एल पे -1 + 6 और टी पे -2 तो हो जाएगा एम एल 5 एंड टी पे -2। इट इज द डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन हो गया। अब हमको किसका निकालना है, डायमेंशन ऑफ बी भी निकालना है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, v माइनस बी दिया हुआ है। तो अब दिया हुआ है कि v माइनस बी, तो अब लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, तो जाएगा b इक्वल टू v का डायमेंशन क्या होता है, वॉल्यूम है तो एल क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से दे आर द अननोन टर्म्स ए एंड बी, दे आर डायमेंशन आर द डिफाइन। इसका डायमेंशन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। सेकेंड इसमें केज है, एक और क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द गिवन रिलेशन p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80। तो इसमें हमें a और b का डायमेंशन बताना है। तो a और b का डायमेंशन निकालने का हम क्या निकाल सकते हैं, वेयर p इज द प्रेशर। अब यहाँ पर b क्या है, p प्रेशर है एंड r इज द डिस्टेंस। तो पहले p प्रेशर है तो p इक्वल हो गया हमारा फोर्स अपान एरिया और डायमेंशन इसका हो गया एम एल टी पे -2 अपान एल स्क्वायर, यानी डायमेंशन आ गया इसका एम एल -1 टी पे -2। तो अब यहाँ पे देखो, अब निकालना है कि ए एंड बी, तो आप फिर लिखते हैं यहाँ पे बाई होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल b माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट मीन्स b इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ b, अब x क्या है, l है, डाइस्टेंस है, यानी b इक्वल टू हो गया हमारा क्या, l स्क्वायर। b का रिजल्ट आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डायमेंशन किसका, a का निकालना है। तो अब यहाँ पे अब a का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा पी ए टी इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा a इक्वल टू बी अपान p इंटू टी। अब मैं क्यों केवल b लिखा, तो 20 ने लिखा क्योंकि अभी ये प्रूव किया गया कि b और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, और यह होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल में है, इसलिए चाहे यहाँ पे b लिखें चाहे एक्स स्क्वायर लिखें। तो b की वैल्यू कितना आ गया, एल स्क्वायर आ गया। p पावर क्या आ गया, तो पावर फोर्स अपान एरिया आ गया था, तो हो गया एम एल पे -1 टी पे -2 और टाइम t है, तो हो गया एल स्क्वायर अपान एम एल पे -1 टी पे -1 टी पे -1, क्योंकि -2 + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम पे -1 एल पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और टी जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हो गया डायमेंशन ऑफ ए हो गया एम पे -1 एल पे 3 एंड टी। तो b इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर और a की वैल्यू आ गया एम पे -1 एल पे पावर 3 एंड टी पे पावर 1। तो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी आर यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए वी आर फाइंड द डायमेंशन ऑफ unknown variables, they are the given in questions. Thank you students watching for this video, and the next video we will discuss the some other uses of the dimension. Thank you.